नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स की, आनुवंशिकता के चैप्टर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इस रेफरेंस में मेंडल्स के लॉ क्या हैं, मेंडल्स के लॉ क्या कहते हैं, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, किस प्लांट में इनकी डिस्कवरी हुई, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग पर ये कैसे एप्लीकेट होते हैं। जीन की बात करेंगे, इसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, इसी में हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, इसी में हम क्रोमोसोमल नंबर्स में अगर कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग ब्लड ग्रुप की बात भी करेंगे, बिकॉज ऑफ ब्लड ग्रुप इज आल्सो अ जेनेटिकल कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो ब्लड ग्रुप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस कैसे होती है, यानी उनकी रुधिर उभर की वंशागति कैसे होती है, जो है माता पिता से संतानों में वो कैसे वंशागत होते हैं, इस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज का फिलहाल जो टॉपिक है हमारा वो जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स में हम जो आज लेने जा रहे हैं वो मेंडल्स के लॉ को लेने जा रहे हैं। मेंडल्स लॉ की बात करते हैं। हम सबने लगभग नाम सुना होगा मेंडल का। मेंडल के नियमों को आज हम समझेंगे, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि मेंडल के नियम हैं क्या। वास्तव में कई जगह आप पढ़े होते हैं, और कई बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर ये कभी कभी समझ में नहीं आता है या बहुत कठिन सा लगता है। तो दरअसल कठिन वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ में उसको सरल कैसे हम कर सकते हैं, सरल कैसे कर सकते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, उसका मतलब भी और उसका आगे जाकर के जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी। तो हम दोनों को समझेंगे। फिलहाल थोड़ा सा जानते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल साहब के बारे में कुछ ऐसा प्रचलन में भी है, कुछ लोग इनको, बिकॉज आप वैज्ञानिक तो थे नहीं है, लेकिन हाँ काम इन्होंने वैज्ञानिकों से ज्यादा किया। मेंडल साहब को कुछ लोग ये मानते हैं कि ये माली थे, लेकिन कुछ जगहों पर यह कहा गया है कि नहीं, ये एक चर्च के पादरी थे, चर्च में ये फादर थे। वैसे हम इन्हें चर्च का पादरी ही मानते हैं। ये चर्च के पादरी के तौर पर, फादर के तौर पर चर्च में काम करते थे, और उसी काम के दौरान ही इन्होंने जाने अनजाने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। किस पर एक्सपेरिमेंट किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कि किस पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट था गार्डन पी पर। जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, क्योंकि एक स्वीट पी होती है, एक गार्डन पी होती है, जंगली मटर। तो ये गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट था। ये पहला क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट किस पर है, गार्डन पी पर है। वो एक्सपेरिमेंट किस पर है, गार्डन पी पर है। और हम लोग इसके साथ साथ ये भी देखेंगे यहां पर कि कुछ चीजें और। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा, जो कि पहला प्रयोग था ये जेनेटिक्स पर, ये पहला प्रयोग था किसका, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का। इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल्स फॉलोड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 ट्रेट्स। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि इन्होंने कितने कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, कितने ट्रेट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो हैं 7 ट्रेट्स। 7 ट्रेट्स पर कुल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। चूंकि जो पी थी, जो मटर थी, उसका साइंटिफिक नेम आप लोग जानते हैं, पाइजम सैटाइवम, लेकिन इसकी अलग अलग वेराइटीज हैं। ठीक है, फिलहाल इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो आप याद रखेंगे, गार्डन पी पर था। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट से आपको इसके 3 क्वेश्चन, पहले चीज तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा जो 7 इन्होंने कितने कैरेक्टर्स को लिए थे, कुल 7 ट्रेट्स को लिए थे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या था, गार्डन पी था, और उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, मटर का, पाइजम सैटाइवम। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर अपने कि मेंडल साहब जाने अनजाने इन्होंने प्रयोग किया, जाने अनजाने इन्होंने प्रयोग किया। मैं थोड़ा सा प्रयोग की हिस्ट्री आपको बता रहा हूं।
जो सबसे पहला प्रयोग था इनका वो लाल पुष्प वाली मटर और सफेद पुष्प वाली मटर पर था। क्या था वो, उसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद ही आप हम जो बात करेंगे मेंडल्स लॉ की। लेकिन ठीक है, थोड़ा यहां से बैक जाते हैं हम अभी इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं कि वो 7 ट्रेड्स क्या थे। ये 7 ट्रेड्स क्या थे, इसमें 7 लक्षण आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 कैरेक्टर्स थे जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन 7 ट्रेड्स का भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 7 ट्रेड्स आपके हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिएगा क्योंकि इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको। एक तो पी शेप पर था, आप लोग जानते हैं मटर जो है वो गोली भी होती है और वो झुर्रीदार भी होती है। कलर जहां तक बात है, मटर जानते हैं आप, हरी मटर भी होती है, येलो मटर भी होती है, और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रीन मटर भी होती है और येलो मटर भी होती है। प्लांट का शेप आप जानते हैं इन्फ्लेटेड होता है। प्लांट का कलर जो होता है उसमें एक ग्रीन कलर का भी पौधा होता है और येलो कलर का भी पौधा होता है। फ्लावर के जो कलर होते हैं बेसिकली वो एक तो रेड होता है और एक व्हाइट होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक और कलर बनता है, मिक्स कलर, उसे बोलते हैं हम लोग पर्पल कलर। प्लांट के साइज की बात करेंगे तो जानते हैं आप लोग टाल प्लांट भी होता है और ड्वार्फ प्लांट भी होता है, यानी लंबा पौधा भी होता है और बौना पौधा भी होता है। और पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें तो एक्सियल भी होता है और टर्मिनल पर भी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुल 7 लक्षणों को लेकर के इन्होंने प्रयोग किया था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके, मेंडल्स के लॉ की बात करेंगे, मेंडल के नियम की बात करेंगे। लेकिन हम मेंडल के नियम पर जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो इनका जो प्रयोग था, उन प्रयोगों में बेसिकली सबसे पहले प्रयोग जो स्टार्ट हुआ था वो किस पर था, वो मटर के पुष्प के रंग पर था, मटर के पुष्प के रंग पर था। और बाद में यानी पहले सिंगल सिंगल कैरेक्टर इन्होंने लिया था और बाद में क्या किया, उन कैरेक्टर्स को मिक्स किया और फिर मिक्स कैरेक्टर के आधार पर एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल से पहले किसी को यह पता ही नहीं था कि जो हमारे माता पिता के लक्षण हैं वो संतानों में किस तरह से वंशागत होते हैं, यानी माता पिता के पैतृक लक्षण संतानों में किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, यह किसी को पता नहीं था। 1866 के आसपास इनके लॉज पब्लिश्ड हुए थे, लेकिन उस समय तक कोई खास पॉपुलैरिटी इनकी नहीं हो पाई थी, जो इनकी टिल डेथ बनी रही, मृत्यु तक लगभग बनी रही। बिकॉज ऑफ जो इन्होंने बुक लिखी थी, बिकॉज ऑफ ये ऑस्ट्रिया के थे, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के थे ये, तो इनकी लोकल लैंग्वेज में वहां की बुक लिखी गई थी, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन जब बाद में इसमें कुछ और रिसर्च आए और उन लोगों ने भी इस पर काम किया तो पता चला कि इस टाइप का रिसर्च तो हमारे यहां पहले ही किया जा चुका है। और फिर उसी के बाद क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया उनको, यानी आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी के पितामह के तौर पर इनको नाम दिया गया। अब हम बेसिकली इनके नियम क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इनके नियम जो हैं स्पेशली वो 3 तरह से हैं और उनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज के हिसाब से देखें, आरओ के हिसाब से देखें, यानी अगर हम यूपीएससी के हिसाब से देखें, पीसीएस के यूपीपीएससी के हिसाब से देखें, अदर पीएससी के हिसाब से देखें, आरओ के हिसाब से देखें, बीईओ के हिसाब से देखें, तो या जो हमारे जीएस के हिसाब से अगर उसको देखें तो केवल हमारे 2 ही नियम सफिशिएंट है। 2 ही नियम पर क्वेश्चन हमारे यहां आता है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है आपको यहां जानने की। और दूसरी बात, हम इनके नियमों को केवल प्लांट में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके नियम जो हैं वही केवल हम इनके जो नियमों का आविष्कार हुआ था, नियमों की खोज हुई थी, वो प्लांट पर हुई थी। शोध पूरा इनका जो रिसर्च पूरा था वो प्लांट पर था, इसलिए नियमों को हम प्लांट पर पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो ह्यूमन जेनेटिक्स पर है। हमारे को आपके कोर्स में वो क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, तो अब बेसिकली फोकस कहां करेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स पर करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझिए इसको। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है
कि when parents with pure contrasting traits are crossed together then only one form of traits appears in next generation। स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, मेंडल्स लॉ का फर्स्ट लॉ है ये, when parents with pure contrasting traits are crossed together then only one form of traits appears in next generation। ये इंग्लिश में बताया मैंने आपको, इसको हिंदी में समझिएगा कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का आपस में क्रॉस कैसा, पर परागण, जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण प्रभावी होता है। फिर से एक बार, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण प्रभावी होता है। यही चीज ये इंग्लिश में यहां पर लिखा गया। अब क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। इन्होंने बताया कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जब उनके बीच में क्रॉस होगा तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी, उस फर्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, जो भी दिखाई पड़ रहा है, उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, यानी उसे हम प्रभावी कैरेक्टर मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने किन्हीं दो व्यक्तियों को लड़ा दिया, अब उस लड़ाई में जो व्यक्ति विनर हुआ, जो व्यक्ति जीता, उसे क्या कहेंगे, प्रभावी, और जो व्यक्ति हारा उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी। एक डोमिनेंट हुआ और एक रिसेसिव हुआ। इसको हम इस तरह से देखिए, क्या कहा मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया उसी को आप ग्राफ के माध्यम से समझिए। शुद्ध लाल, क्या लिया इन्होंने, सबसे पहले प्योर रेड, प्योर रेड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से। इसके बाद क्या लिया इन्होंने, प्योर व्हाइट, शुद्ध सफेद, शुद्ध सफेद, शुद्ध सफेद को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। अब अगर हम गैमीट की बात करेंगे, यानी चूंकि गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कैरेक्टर वाले होते हैं, तो इसमें हम केवल उनके गैमीट्स में आप जानते हैं केवल हाफ कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। तो यहां भी क्या होगा, केवल हाफ कैरेक्टर, यानी हम उसको सिंगल आर लेंगे। अब यहां से आर लिया हमने और यहां से डब्ल्यू लिया। जब आर और डब्ल्यू में क्रॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस होगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, इसी को हिंदी में कहेंगे हम परागण। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यहां से आर लिया, यहां से डब्ल्यू, ठीक है, आपस में क्रॉस कराया तो क्या होगा, आर मिलेगा, यहां से आया आर और यहां से क्या आया, डब्ल्यू। अब अगर आर और डब्ल्यू यहां पर मिले तो क्या बना, दोनों का मिक्स कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन दोनों का मिक्स कैरेक्टर यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कौन सी जनरेशन हुई, ये हुई F1 जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी, एक तरह से फर्स्ट जनरेशन। इसमें RW आपको दिख रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों का मिक्सचर दिखना चाहिए, लेकिन दिखता ऐसा नहीं है। अब इस आधार पर दो कैरेक्टर भी होते हैं। फिलहाल ये दिख कैसा रहा है, ये दिख रहा है लाल। ये लाल कहां से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है। जो बाहर से दिख रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप ऐसा होगा, फिनोटाइप में चूंकि सभी लाल दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1:0। लेकिन दूसरा होता है जीनोटाइप। एक है फिनोटाइप और दूसरा है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में अगर आप देखेंगे तो क्या अनुपात जा रहा है, 1:1 का अनुपात जा रहा है, क्योंकि एक रेड का कैरेक्टर है और एक व्हाइट का कैरेक्टर है। इस तरह से क्या हो गया, जीनोटाइप जो है आपका वो 1:1 जाएगा, 1:1 पे जाएगा।
अब देखिए फिर से देखिए एक बार आप, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद दोनों का, हम दोनों के बीच हमने क्या किया, क्रॉस कराया। जब दोनों के बीच क्रॉस कराया तो यहां से R और W आए, तो इसके अंदर क्या होगा, R और W दोनों पाए जाएंगे। लेकिन बाहर से कैसे दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, इस आधार पर अगर देखा जाए, क्योंकि लाल, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद के बीच में क्रॉस हुआ है, लेकिन पहली पीढ़ी में सभी पुष्प कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लाल दिखाई पड़ रहे हैं। सफेद वाला गायब हो गया है अभी, एकदम केवल लाल दिखाई पड़ रहा है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेड कलर है, जो लाल है, वो कैसा हुआ, प्रभावी हुआ। क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। और जो सफेद है वो क्या हुआ, अप्रभावी हुआ। जो सफेद है वो अप्रभावी हुआ, यानी वो रिसेसिव हुआ। ठीक है, तो लाल यहां प्रभावी हुआ और सफेद क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, रिसेसिव हो गया। अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस होगा तो पहली पीढ़ी में वही दिखाई पड़ेगा जो क्या होगा, प्रभावी होगा। या आप कह सकते हैं कि जो भी पहली पीढ़ी में दिखाई देगा वही क्या होगा, प्रभावी होगा। दोनों बातें एक ही हैं। ये था मेंडल का पहला नियम। ठीक है, फिर से एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। When parents with pure contrasting traits are crossed together, then only one form of traits appears in next generation. Means that कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण प्रभावी होता है। वही मैंने आपको बताया, जब शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद के बीच में क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, पर परागण हुआ। तो पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं पहली पीढ़ी, ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन, इसमें केवल लाल कलर वाले, जो केवल रेड कलर वाले ही पुष्प सब दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लाल रंग क्या है, प्रभावी है। अब दिख क्या नहीं रहा है, सफेद नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सफेद क्या हुआ, अप्रभावी है। अब इसका अगर फिनोटाइप यानी दृश्य रूप देखा जाए तो 1:0 होगा, 1:0 होगा। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ द जीन तो क्या होगा, 1:1 होगा, यानी 1:1 होगा। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे और आप चाहें तो इसका भी पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से यह कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता है। इस क्रॉस से आप समझ जाएंगे पूरी तरह से कि ये रिजल्ट क्या आता है, ट्रेट्स क्या होते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं, उसमें फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड लॉ को, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। जबकि जो इससे पहले वाला था मेंडल्स लॉ में, जो मेंडल्स जो लॉ थे उसमें जो पहला नियम था वो था, ये जो पहला नियम था उसमें हम उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम ही यहां पर पूरा ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेकेंड लॉ पर, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये इसका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। हिंदी में इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण नियम। पृथक्करण का नियम ऐसा नियम जिसमें जो लक्षण हैं वे पृथक पृथक हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं।
अब सेग्रीगेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि लक्षण एक से ज्यादा लिए जा रहे हैं, या लक्षण कुछ ही लिए जा रहे हैं, या मूल लक्षण से ही दो लक्षण अलग अलग बन जा रहे हैं। तो यहां पर वही हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले इसको समझिएगा आप लोग। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट वन गैमीट कैरीज ओनली वन एलील। एलील किसे कहते हैं? एलील को यहां पर हमने एक्सप्लेन किया है, टू डिफरेंट थिंग्स केप्ट टुगेदर, जहां पर दो विपरीत प्रकार की चीजें होती हैं लेकिन वो एक साथ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। टू डिफरेंट थिंग्स केप्ट टुगेदर फॉर ईच जीन्स, द रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद द आइडिया दैट टू आर मोर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एलील्स आर ऑफ द सेम जीन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी हिंदी बता रहा हूं। हिंदी में इसको कहेंगे कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों को अगर आप लेते हैं और उनके बीच में जब आप क्रॉस कराते हैं तो उनमें जो संतानों में लक्षण वंशागत होंगे उनमें एक लक्षण आपका मूल लक्षण होगा, यानी जो ट्रांसफर होगा कैरेक्टर उनमें एक लक्षण उसका मूल लक्षण होगा, दूसरा लक्षण क्या होगा? उसका अलग लक्षण होगा। इसको और अगर सरल भाषा में आपसे कहें तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों के मध्य आपस में स्वपरागण कराया जाता है, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों के मध्य आपस में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में छिप जाने वाले लक्षण, ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में वे क्या हो जाते हैं? फिर से दिखाई पड़ने लगते हैं और साथ ही एक नया कैरेक्टर भी आपको प्राप्त होता है। फिर समझिएगा आप लोग कि जब जो भी कैरेक्टर आपको जो कि आपको फर्स्ट जनरेशन से मिले हैं, ऐसे लक्षण जो आपको पहली पीढ़ी से मिले हैं, जब उन्हीं के बीच में स्वपरागण, पहली पीढ़ी से क्या मिला हमको? लाल मिला, शुद्ध लाल नहीं मिला, लाल मिला, जो कि अंदर से सफेद भी है, क्योंकि फिनोटाइप 1:0 है, जीनोटाइप 1:1 है। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें मिक्स्ड कलेक्टर, लाल और सफेद का वो मिक्स है, लेकिन दिखाई केवल लाल पड़ रहा है। तो जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों को के मध्य क्या होता है? स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में ऐसे लक्षण जो डिसअपीयर हो गए होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, सेकेंड जनरेशन में वो क्या हो जाते हैं? फिर से अपीयर हो जाते हैं और साथ ही एक न्यू कैरेक्टर का भी फॉर्मेशन होता है। तो पहली पीढ़ी में क्या गया था? सफेद छिप गया था, लाल दिखाई पड़ रहा था, पर लाल कैसा था? मिक्स था, शुद्ध नहीं था, प्योर गैमीट नहीं था। यहां पर क्या हो जाएगा? वो रेड भी प्योर गैमीट हो जाएगा और व्हाइट भी प्योर गैमीट हो जाएगा, लेकिन साथ में फिर से एक हाइब्रिड कैरेक्टर, संकर प्रजाति आपको मिल जाएगी, जिसको हम पर्पल या गुलाबी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है इसको समझिए। एक बार आप इस लॉ का इसकी शॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया हो तो, बाकी मैं आपको इसको क्रॉस से समझा रहा हूं कैसे हो गए। देखिए यहां पर समझिए आप लोग, प्रथम पीढ़ी से आपको क्या मिला है? फर्स्ट जनरेशन से आपको क्या मिला है? यहां मिला है आपको लाल। क्या मिला है? लाल, शुद्ध लाल नहीं मिला, प्योर रेड नहीं मिला। यहां पर क्या मिला है? शुद्ध सफेद, सॉरी आपको ये ऐसे नहीं मिला, यहां पर यहां पर आपको लाल मिला। हम यहां पर भी लाल ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे लाल ही? क्योंकि हम उसी में, यानी लाल पुष्प वाली मटर है और लाल पुष्प वाली मटर में ही अपने आप से परागण हो रहा है, यानी उसके मेल और फीमेल पार्ट अपने आप से मिल रहे हैं, जबकि इससे पहले वाले प्रयोग में उनको मिलाया गया था। लाल पुष्प वाली मटर को सफेद पुष्प वाली मटर से क्या किया गया था? मिलाया गया था, यानी इसके नर जननांग उसके मादा जननांग से और उसके नर जननांग इसके मादा जननांग से मिले हुए थे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। उसी पुष्प के, जो कि मटर कैसा पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प होने की वजह से नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पाए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अपने आप से होगा। तो यहां पर प्रथम पीढ़ी से क्या मिला हमको? लाल मिला था। उस लाल में क्या था? एक आर था
और एक W था। यहां पर क्या होगा, एक R होगा और एक W होगा। अब देखिए यहां पर हम क्रॉस कैसे बनाते हैं, थोड़ा इसका डिफरेंट तरीका आप सीख लीजिएगा, क्योंकि वहां वाले में क्या था, उस वाले में केवल आपने ऐसे और ऐसे क्रॉस करा लिया था, यानी आपने यहां से R लिया था और यहां से W लिया था, और ये R कहां से आया था, ये R आया था इस वाले R से, और ये W कहां से आया, इस W से आया था। तो अब इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो आपने क्या मिला था, आपको RW मिला था, ठीक है। और इस RW में आपने यहां से देखा, उसी RW को हमने यहां पर उठाया है जो आपका क्या था, पहली जनरेशन का था। अब इसको मैं क्या ले रहा हूं, दूसरी पीढ़ी के लिए ले रहा हूं। यहां दो कैरेक्टर हैं तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे, एक तरफ हम R लाएंगे और एक तरफ W लाएंगे, एक तरफ R दूसरी तरफ W। यहां पर भी क्या होगा, एक तरफ R और दूसरी तरफ W। अब देखिए इस पहले वाले को इसके पहले वाले से मिलाइए, तो यहां से क्या मिलेगा बच्चा, R मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो क्या बना, क्या कैरेक्टर बनेगा, ये प्योर रेड हो जाएगा ना, शुद्ध लाल हो जाएगा, प्योर रेड हो जाएगा। यहां देखिए फिर इसके पहले वाले से इसके दूसरे वाले को मिलाइए, यहां से क्या मिला R, यहां से क्या मिला W। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल रेड, पर्पल रेड यानी गुलाबी कलर, ये नया रंग प्राप्त हो रहा है। इससे पहले ये न्यू कलर अपीयर हो रहा है, इससे पहले क्या था, गुलाबी की कोई बात हुई ही नहीं थी, या तो लाल था या फिर सफेद था। तो क्या हो गया, ये पर्पल रेड हो गया। अब देखिए इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले से मिलाइए, इसके दूसरे वाले को इसके पहले वाले से मिलाइए, क्या आएगा, यहां से आप लेंगे R, यहां से क्या लेंगे W, बिल्कुल वही आएगा ना, क्या आएगा, पर्पल रेड, पर्पल रेड आएगा। अब इसके इस वाले को यानी दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले से मिलाइए, तो यहां से क्या आ जाएगा, WW। अब ये क्या आ गया, ये हो जाएगा प्योर व्हाइट। अब यहां से मिला के देखिए आप, यहां पर क्या था, ये रेड था, क्रॉस पॉलिनेशन था, फर्स्ट जनरेशन थी। ये क्या हुआ, यहां पर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है, और ये कैसी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, यानी F2 जनरेशन है। कौन सी, F2 जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है। अब देखिए यहां पर प्योर गैमीट ये अलग हो गया, दो ये मिल गए, ये क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप क्या है इसका, 1:1:1, 1:2:1, 1:2:1। तो अब आप देख रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है, जो पहली जनरेशन में गायब हो गया था, क्या गायब हो गया था, यहां रेड तो दिखाई पड़ रहा है पर व्हाइट जो है वो गायब हो गया था। यहां पर क्या हो गया, उसी प्योर शेप में व्हाइट आ गया, और यहां जो रेड गायब हो गया था, यहां जो दिखाई पड़ रहा था रेड, वो रेड तो था बट प्योर रेड नहीं था, यहां पर प्योर रेड आ गया। साथ ही दो नए कैरेक्टर आ गए, इस नए कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये जो नया कैरेक्टर है यही कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इस नए कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ये हाइब्रिड कैरेक्टर बना। क्या बना, ये हाइब्रिड कैरेक्टर बना। जो नया कैरेक्टर बना ये दोनों को क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड कैरेक्टर बना। समझ गए होंगे आप लोग इसको पूरा। इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएंगे सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ में क्या बताया मैंने आपको कि जो फर्स्ट जनरेशन में हमको मिला था उसी के बीच में हमने फिर से क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन में डिसअपीयर कलर हो गया था या इम्प्योर दिखाई पड़ रहा था, वो प्योर स्टेज में आ गया, अपने प्योर स्ट्रक्चर में आ गया,
प्योर कलर में आ गया, साथ ही दो नए कैरेक्टर भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको अगर आप समझें तो वास्तव में अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर भी इसी तरह से कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रंग के आधार पर अगर देखें तो ये कोई मान लीजिए ये काले व्यक्ति हैं, ये कोई लेडीज है जो गोरी है, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, विपरीत लक्षण है गोरे और काले, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा लक्षण दिखाई पड़ सकता है। बस जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। और यहां क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसमें एक्सेप्शनल में भी आता है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर से गोरे भी आ जाएंगे, यहां पर गोरे आ जाएंगे, ये काले हो जाएंगे और दो सांवले वाले भी मिल जाएंगे। इसी तरह से नई नई जनरेशन बनती जाती है, नए नए कैरेक्टर डेवलप होते जाते हैं। तो ये मेंडल्स में केवल आपको बस यहीं तक पढ़ना था। बस क्या फर्स्ट लॉ में हमने आपको क्लियर बताया, क्या बताया कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में आपस में क्रॉस होता है तो फर्स्ट जनरेशन में जो अपीयर होता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फर्स्ट जनरेशन में वही अपीयर होता है जो प्रभावी होता है। हिंदी में क्या कहेंगे कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण प्रभावी होता है। जाहिर सी बात, जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रभावी है, डोमिनेंट है, और जो नहीं उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, अप्रभावी है, यानी रिसेसिव है। इसी तरीके से दूसरे में क्या होता है, दूसरे में ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर क्या रहेगा, फंडामेंटल कैरेक्टर रहेगा जो सब में से आएगा। यानी जैसे आपने जब यहां पर ऐसे कराया तो एक यहां रेड से आ रहा है तो दूसरा यहां से कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यानी इसका सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, इसमें दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, दूसरी जगह से आएगा। यानी सेकंड लॉ कहता है कि जो फर्स्ट जनरेशन में आपको अपीयर हुआ है, जो भी अपीयर हुआ है, जब उनमें आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में, यानी उस सेल्फ पॉलिनेशन वाली जनरेशन के बाद जो जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन में जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन में डिसअपीयर हो गए होते हैं, वो फिर से दिखाई पड़ने लगते हैं अपने प्योर स्ट्रक्चर में, लेकिन साथ ही एक नया कैरेक्टर भी फॉर्म हो जाता है। जैसे आप देखा आपने कि यहां पर प्योर रेड और प्योर व्हाइट गायब हो गया था, प्योर रेड और प्योर व्हाइट गायब हो गया था, यहां पर प्योर रेड भी फिर से आ गया। देखिए आप, यहां प्योर रेड फिर से आ गया, यहां पर प्योर व्हाइट फिर से आ गया, लेकिन साथ में एक दो हाइब्रिड कैरेक्टर, हाइब्रिड मतलब संकर, संकर मतलब मिक्स्ड, ठीक है, तो ये यहां पर हाइब्रिड वैरायटी भी आ जाती है, यानी एक संकर प्रजाति यहां पर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये मेंडल्स, अब इनका पूरा जितना भी हमारा मेंडल्स के इलाज हैं हम पढ़ेंगे। इसके बाद से जो आगे की जितने भी वीडियोस हैं उस पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। प्लांट जेनेटिक्स आपके सिलेबस में बहुत थोड़ी सी है, हम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब ह्यूमन जेनेटिक्स पर बेस्ड होते हैं। जितना मैंने बताया आपको उतना आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद का पूरा पोर्शन जो आपको मिलेगा, आगे वाले जो वीडियो हमारे आएंगे उसमें हम बताएंगे आपको जीन, पहली चीज, आखिर इन सब लक्षणों को, इन सब कैरेक्टर्स को कैरी कौन कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन लक्षणों को ले कौन जा रहा है, जो ले जा रहा है उसे मेंडल ने क्या कहा था और उसे बाद में किसी ने क्या कहा, तो मेंडल ने उसे कारक नाम दिया था, जीन को क्या कहा था, कारक नाम दिया था, फैक्टर कहा था। बाद में जॉनसन साहब आए तो 1909 में, तो उन्होंने बताया कि दैट वाज जीन। व्हाट इज जीन, फिर जीन क्या है, जीन के बारे में हम बात करेंगे। फिर इसी में अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है, कैसे जेंडर का डिटेक्शन हो पाता है कि गैमीट मेल होगा, जो फेटस होगा, जो जाइगोट बन रहा है वो मेल बनेगा या वो फीमेल बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे। थैंक यू।